सही आया हुआ। कितने बच्चे टोटल हैं? हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं भरत सर अपने चैनल ड्रीम ऑफ भारत व गुरुकुल एकेडमी से आप लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आज जो मैंने टॉपिक लिया है, वह टॉपिक जो मेरा है वह ये है कि जागरूकता ही सफलता का मूल आधार है। जागरूकता ही सफलता का मूल आधार है। ठीक है। और मित्रों, ये जो क्लास चल रही है ये ऑफलाइन भी चल रही है और ये क्लास ऑनलाइन भी चल रही है। ठीक है। ऑनलाइन जैसा कि आप लोग देख ही रहे हो कि ड्रीम ऑफ भारत और जो हमारी संस्था है वह गुरुकुल एकेडमिक है। तो जैसे जैसे हम लोग आगे चर्चा करते चलेंगे वैसे इस गुरुकुल एकेडमिक और जो अपने टॉपिक हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और ये टॉपिक इसलिए मैंने चुना हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते भी हैं कि जो बहुत ही मेहनत करते हैं और बहुत योग्य भी होते हैं, परंतु बहुत मेहनत और योग्य होने के बावजूद भी वो बेरोज़गार रह जाते हैं। और उसके पीछे जो मेन वजह होता है वह यह होता है कि उनको सही समय पे कोई बताने वाला नहीं होता है। और जब कोई सही समय पे बताने वाला नहीं होता है तो वो उस चीज़ों से क्या हो जाते हैं? अनभिज्ञ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अनभिज्ञ हो जाते हैं। तो इस वजह से मैं इस कोचिंग संस्था से जुड़ा भी हूँ। और जैसा कि आप लोग जानते भी हैं कि गुरुकुल एकेडमी के डायरेक्टर हमारे गोपाल सर हैं और इस कोचिंग के जो मैनेजमेंट करने वाले हैं वो धर्मेंद्र सर हैं। और धर्मेंद्र सर के ही द्वारा मुझे ये कार्य सौंपा गया है कि एक तरीके से ये मैसेज हम ऑनलाइन के माध्यम से दूर दूर तक फैलाएं ताकि लोगों को पहुँचे और उनको ये पता चले कि एक अच्छी संस्था कौन सी है और वो एक अच्छी संस्था का मूल्यांकन भी कर सकें। ठीक है। जैसा कि आप लोग ऑफलाइन भी आज देखोगे और इस चीज़ को आप जाकर ऑनलाइन भी देखिएगा और इसका मूल्यांकन भी करिएगा। गुरुकुल संस्था में जो क्लासेस चल रही हैं मित्रों, वह क्लासेज सिविल सर्विसेज, एसएससी और टेट और सुपर टेट और प्लस यहाँ पे कंप्यूटर की भी क्लासेज चलते हैं, जिसमें तमाम प्रकार के जो भी कंप्यूटर कोर्सेज हैं वो भी चलते हैं। और सिर्फ यहाँ जो टीचर हैं वो टीचर अपने अपने क्षेत्रों के बहुत ही विशेषज्ञ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। टीचर तो बहुत सारे विशेषज्ञ होते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि कौन सा टीचर अपने बच्चों के प्रति ज़्यादा आस्था से, श्रद्धापूर्वक से लगा होता है। अगर विशेषज्ञ आप हो और आपका बच्चों के प्रति लगाव हो तो उस बच्चे को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है। ऐसा मेरा क्या है? मानना है। और इस जो गुरुकुल एकेडमिक में जो भी टीचर लगे हुए हैं तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जीएस के टीचर अजय सर और जीएस के भरत सर यानी कि मैं, और यहाँ पे जीएस के टीचर जो हैं वो धर्मेंद्र सर जो हिस्ट्री पढ़ाते हैं, अजय सर जो हैं वो जियोग्राफी पढ़ाते हैं और मैं इकोनॉमिक और पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ। ये तो मैं एसएससी वाले को पढ़ाता हूँ और एक अजय सर और भी हैं जो वो आप लोग को करंट पढ़ाते हैं। ये तो बात हो गई सिविल सर्विसेज के लिए। मेंस के लिए भी जो मैं क्लासेस लेता हूँ वह बड़ी परीक्षाओं के लिए तो मैं आईआर की क्लासेस लेता हूँ। इसके अलावा जो मेंस की क्लासेज हैं, एथिक्स वगैरह की हैं और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लासेज हैं, वो सारे क्लासेज भी लेता हूँ। इसके अलावा जो यहाँ पर जौनपुर के रीजनिंग के सबसे अच्छे टीचर माने जाते हैं, उनका भी बच्चे से बहुत ही अच्छा लगा होता है। सारे बच्चे उनको क्लोजली वो जुड़े भी होते हैं। रविकांत सर जो रीजनिंग पढ़ाते हैं। और इसके पहले आपने देखा भी कि मैथ कई वीडियो अपलोड भी हो गया है और इसके पहले भी अभी आप जस्ट देखें जो आप लोगों को इतना ज़्यादा मोटिवेट किए हैं
जो हमारे सर, जिनको मैथ का जादूगर भी कुछ बच्चे कहते हैं और उनको प्रदीप पटेल के नाम से भी हम लोग जानते हैं, आप लोग उनको जानते भी होंगे। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो संस्था में हिंदी जो आपको पढ़ाने वाले हैं वह राम सिंह सर हैं, और जो अभी अंग्रेजी के टीचर जुड़े हुए हैं उनका नाम हिमांशु सर हैं। संस्कृति की जो टीचर हैं वह एक अनामिका मैम हैं। वो टेट और सुपर टेट को आपको बच्चों को देखते हैं और पढ़ाते हैं। और अगर मनोविज्ञान की बात किया जाए तो मनोविज्ञान के लिए खुद इस कोचिंग के डायरेक्टर गोपाल सर पढ़ाते हैं। ये वो सारे टीचरों का मैंने नाम लिया है जो टीचर बड़े ही लगन के साथ बच्चों के साथ पढ़ाते हैं, उनके साथ न्याय भी करते हैं, और बच्चे काफ़ी यहाँ से सफल भी हुए हैं। हालांकि एक मजबूत टीम यहाँ आई, और मजबूत टीम के रूप में तो ऑलरेडी पहले से भी मजबूत टीम थी, बट यहाँ एक जीएस की बहुत मजबूत टीम है इस संस्था में। ये मैं खुद गारंटी लेके कह सकता हूँ, आप एक शब्दों में कह सकते हैं। और जो बच्चे पढ़ते भी हैं वो बच्चे विभिन्न प्रकार के कोचिंगों में से आए भी हैं, और उस चीज़ को इन लोगों ने अनुमान भी किया है कि ये बात सही है। यहाँ पर संडे की भी क्लासेस चलाए जाने की पूरी कोशिश की जाती है ताकि बच्चों का सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट हो और वह अपने एग्ज़ाम में सफल हो सके जिस लक्ष्य से वो होकर आए हैं, उन्मुख होकर। ठीक है। तो आज जो हमारी टॉपिक है वह टॉपिक यही है, जैसा कि मैंने कहा है कि जागरूकता ही सफलता का क्या है, मूल आधार है। ठीक है। जागरूकता ही सफलता का क्या है, मूल आधार है। ठीक है। तो आज हम ये देखेंगे कि जागरूकता सफलता का मूल आधार। ठीक है। तो आप इसको नोट भी करते चलें, ये आपकी बहुत काम की चीज़ है कि जागरूकता ही सफलता का क्या है, मूल आधार है, मूल आधार। और जैसा कि मैंने इसके पहले भी लाइन बोला था कि अगर आपके पास यदि आपके पास जागरूकता ना हो तो आप कितने भी ज़्यादा क्यों ही मेहनती क्यों ना हो या आप योग्य क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके अंदर जागरूकता ना हो तो आपको सफलता प्राप्त करने में बहुत लेट भी हो सकती है। यहाँ तक बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं कि जागरूकता के अभाव में वो बेरोजगार भी हो गए हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि उनकी योग्यता और उनके मेहनत में कमी थी, बट ये था कि उनके पास जागरूकता नहीं थी। क्लियर। अब हमारी टॉपिक स्टार्ट होती है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनने का आप लोग प्रयास भी करिएगा और नोट्स भी आप बनाते चलिए। ठीक है। अब देखिए, जागरूकता के संदर्भ में हर कोई इंसान क्या चाहता है, हर इंसान कोई ना कोई सफलता चाहता है, और सफलता के लिए उसको रोजगार चाहिए, और रोजगार के लिए उसको क्या चाहिए, नौकरी चाहिए। आप में से कोई भी मुझे बता दे दुनिया का कौन सा ऐसा व्यक्ति है कि जो नौकरी नहीं प्राप्त करना चाहता है। क्योंकि अगर नौकरी नहीं है तो अर्थ नहीं है, अर्थ मतलब पैसा नहीं है, और पैसा नहीं है तो जीवन संचालित नहीं हो पाएगा, और जब जीवन संचालित नहीं हो पाएगा तो जीवन में क्या ही होगा, दुख ही दुख होगा। तो पहली प्राथमिकता होती है कि हर व्यक्ति को क्या चाहिए, एक रोजगार चाहिए। इस रोजगार के संदर्भ में आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे ऐसी भर्ती होती है, बहुत सारे ऐसी परीक्षाएं होती हैं जिन परीक्षाएं के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जान पाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं के बारे में नहीं जानते हैं। अगर उनसे पूछा जाए तो बहुत सारे बस यही जानते हैं कि यूपीएसआई क्या होता है, यूपीपी क्या होता है, लेखपाल क्या होता है, वीडियो की परीक्षाएं कैसी होती हैं, और आईएएस जैसी परीक्षाएं क्या हैं, सिविल जैसे एग्ज़ाम होते हैं। लेकिन इन सब के अलावा भी और बहुत सारी परीक्षाएं हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि उसके लिए क्या क्या आपके पास योग्यता होनी चाहिए, उस योग्यता के भी बारे में जानना चाहिए। तो एक तो ये है कि परीक्षाएं का नाम, और दूसरी तरफ आपके उस परीक्षा के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, इस योग्यता के भी बारे में आपको जानना चाहिए। तो आज जो हमारी टॉपिक होगी वो इसी टॉपिक पे होगी कि हम देखते हैं कि बहुत सारे परीक्षाएं हैं। जैसे हम देख लेते हैं कि पहला एसएससी के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, एसएससी के क्षेत्र में। देखिए, एसएससी के क्षेत्र में अगर हम देखें तो आपने कई परीक्षाओं का नाम सुना होगा। जैसे आपने नाम सुना होगा सीजीएल का नाम सुना होगा। ठीक है।
आपने CGL का नाम सुना होगा। इसके अलावा किसका नाम सुना होगा? मल्टीटॉक्सी का नाम सुना होगा। इसके अलावा आपने किसका और नाम सुना होगा? SI इसमें नहीं, स्टेनोग्राफर का नाम आपने सुना होगा, SCGD का नाम सुना होगा, CGL का नाम सुना होगा, SCGL का नाम सुना होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? आपने SSC के ऐसे कई नाम सुने होंगे और सबके लिए जो फोकस करना होता है मुख्य रूप से SSC पर, तो आप लोग किस पर ज़्यादातर फोकस करते हो? SSC में अगर आप फोकस करते हो तो आपकी मैथ अच्छी होनी चाहिए, आपकी अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए और इसके अलावा आपका GS भी क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। ज़्यादातर जो SSC के एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपकी मैथ, अंग्रेजी और GS अच्छा होना चाहिए SSC के एग्ज़ाम में। और इसके अलावा SSC के अंतर्गत एक और अच्छी वैकेंसी आती है जिसे हम CPO कहते हैं। क्या कहते हैं? CPO। ये भी अच्छी वैकेंसी होती है और इसमें CPO की एग्ज़ाम में क्या मांगता है कि मैथ, अंग्रेजी और GS अच्छे होने के साथ साथ आपकी एक हाइट भी होनी चाहिए। कुछ फोर्स क्लासेस की ऐसी वैकेंसी निकलती है जिसके लिए आपका होना क्या है? आवश्यक है। क्लियर? इसके साथ ही देखते हैं कि अगर हम राज्य स्तर की परीक्षाएं देख लें तो राज्य स्तर के संदर्भ में आप कौन कौन सी परीक्षाएं जानते हैं? अगर हम देखें तो कुछ UP SSC कहलाती है, ठीक है, UP SSC यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, इसके द्वारा भी कुछ वैकेंसी कराई जाती है। और इस वैकेंसी में अगर देखेंगे, अच्छा ध्यान रखिएगा, मैं उन्हीं सारी भर्ती परीक्षाओं के बारे में बात करता हूं जिसकी टीम यहाँ पे क्या है? उपलब्ध है, जो इन सारे एग्ज़ाम के लिए टीचर आपकी तैयारी करवाते हैं। तो जिसके लिए टीचर उपलब्ध हैं तो ज़रूरी है कि आप उसकी वैकेंसी के भी बारे में जानिए। जैसे मैंने नाम लिया SSC के लिए यहाँ पे अच्छे टीचर कौन हैं? तो आप देखेंगे प्रदीप पटेल हैं। रीजनिंग के लिए कौन है? तो रविकांत हैं। अंग्रेजी के लिए कौन है? तो हिमांशु। और GS की तो बातें छोड़ दीजिए, GS में आपको यहाँ पे 3-4 टीचर मिलकर पढ़ाते हैं। तो GS में आपको यहाँ कितने टीचर मिलकर पढ़ाते हैं? 3-4 टीचर मिलकर पढ़ाते हैं। तो इसका मतलब कि GS में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ में आ रही? अब यहाँ पे देख लेते हैं, अगर इसमें देखते हैं तो इसमें आप देखते हैं कि एक UP SSC के लिए एक लेखपाल की वैकेंसी आती है, लेखपाल की वैकेंसी आती है। और दूसरा हम देखेंगे एक BDO की वैकेंसी आती है। और एक हम इसमें देखते हैं जिसको कहते हैं लोअर 2, नाम सुनेंगे नहीं? लोअर 2 आती है। अब बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से सुनने का प्रयास करिए। लोअर 2 का भी भर्ती इसमें आती है। लेकिन जो ये BDO लेखपाल की वैकेंसी है जिसकी तैयारी अक्सर यहाँ पे करवाई जाती है, हमेशा ये वैकेंसी नहीं आती है। 3 साल पे, 4 साल पर इस तरीके की इसकी वैकेंसी आती है। क्लियर? अब देखिए, ये जो UP SSC एग्ज़ाम कराता है, जो ये नौकरी होती है, ये किस ग्रुप की होती है? C ग्रुप की नौकरी होती है। किस ग्रुप की नौकरी होती है? C ग्रुप की नौकरी होती है। कहने का मतलब आप अगर ठीक ठाक मैथ, ठीक ठाक रीजनिंग इसमें अच्छी कर ले रहे हैं और इसमें अंग्रेजी पे फोकस नहीं करना है। ध्यान देना, SSC वाले में तो अंग्रेजी मस्ट है, लेकिन राज्य स्तर में जो ये परीक्षाएं करा रहा है UP SSC, बहुत इसको नोट भी करते जाइए, आप लोग नोट करते जाइए। UP SSC में जो वैकेंसी है ये लेखपाल, BDO और लोअर, ठीक है। इसमें किसकी वैल्यू बढ़ जाती है? तो हिंदी की वैल्यू हो जाती है, यानी कि आपको हिंदी अच्छा खासा आना चाहिए। क्लियर? हिंदी आपको अच्छा खासा आना चाहिए। इसके अलावा मैथ, रीजनिंग ये सब आपके अच्छे होने ही चाहिए। ये देखिए लोअर, जो लोअर ये एग्ज़ाम होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे जो लोअर है, यहाँ पर आपके लिए ठीक है, आपके लिए मैथ ठीक ठाक होना चाहिए, विज्ञान भी होना चाहिए, लेकिन इसमें जो महत्व सबसे ज़्यादा दिखाई देता है वो सामान्य ज्ञान का। किसका? GS का।
लोअर की जो परीक्षा है वह इसमें मैथ और जीएस आपकी अच्छी होनी चाहिए। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो विद्यार्थी तैयारी करना चाहते हैं आरओ की, जो विद्यार्थी सिविल की परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, उन विद्यार्थी के लिए ये लोअर वाली जो वैकेंसी ये अच्छी है, और उनके लिए भी ये वैकेंसी अच्छी है जो ठीक ठाक एसएससी की तैयारी करने वाले हैं, उनके लिए भी ये लोअर क्या है, ठीक ठाक है। कहने का मतलब ये है कि लोअर की वैकेंसी एसएससी की तैयारी करने वाले भी बच्चे देखते हैं, और जो सिविल वाले होते हैं वो भी देखते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और इसके जो पेपर होते हैं वो 2 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं? 2 पेपर होते हैं, और एट लास्ट में जो मेरिट बनती है वो दूसरे पेपर की बनती है, और जो इसमें माइनस मार्किंग होता है वह 1/4 होता है। इसमें जो माइनस मार्किंग होता है वो कितने का होता है? 1/4 होता है। बात समझ में आ रही है? फिर से समझ लीजिए, जैसे अगर आप एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए स्टेनोग्राफर, सीजीएल, एससीजीएल, सीपीओ, मल्टीटॉक्सी, ये सारे, और कौन होता है? जीडी एसएससी का भी होता है ना, तो जीडी एसएससी की भी वैकेंसी जो होती है इसमें आपके लिए लाभदायक है। और वही सारे सब्जेक्ट, अब मैं कहना क्या चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आप जो यहाँ पे एसएससी की क्लासेस करते हैं, उस एसएससी के माध्यम से आप सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती देख सकते हैं, और जो ये राज्य स्तर की वैकेंसी है ये भी आप देख सकते हैं, जिसमें लेखपाल, वीडियो और लोअर 2 का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और देखिए, अगर अब तो एग्ज़ाम ये आ गया कि जब आप पेड क्वालिफाई नहीं होगे तो ये सारे एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। इसका मतलब आपको पेड क्वालिफाई भी करना पड़ेगा। जब आप पेड क्वालिफाई करोगे तभी इस एग्ज़ाम को दे पाओगे, अन्यथा नहीं दे पाओगे। अब पेड को निकालने के लिए क्या करोगे? पेड के भी निकालने के लिए आपको हिंदी पढ़ना पड़ेगा, मैथ भी पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग भी पढ़ना पड़ेगा, और जीएस भी पढ़ना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि जब तक आप पढ़ लिख कर योग्य नहीं हो पाएंगे तब तक इस सारे एग्ज़ाम को आप नहीं दे पाओगे। ठीक है? हालांकि अभी मेरी टॉपिक क्या है? मेरी टॉपिक ये है कि बिना जागरूकता के आपकी योग्यता और आपकी मेहनत क्या हो जाती है? बेकार हो जाती है। समझ में आ रहा है? तो जागरूकता का मतलब क्या? कि विभिन्न प्रकार के वैकेंसियों के बारे में जानने की कोशिश करिए, और उस वैकेंसी के लिए कौन कौन से सिलेबस हैं, उसके लिए कौन कौन से पाठ्यक्रम हैं, उस पाठ्यक्रम के लिए भी जानना आपके लिए आवश्यक है। और ये वैकेंसी कब आने वाली है और कब आई थी, इसके भी बारे में आपको हमेशा जागरूक होना चाहिए। एक के भरोसे बैठोगे तो फिर कल्याण होने वाला नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी भारत की आबादी है और संसाधन क्या है? सीमित है। बात समझ आ रही नहीं? और जब संसाधन सीमित है तो आपको हर तरफ देखना होगा, खासतौर उस तरफ देखना होगा जिस तरफ मेरी एक तैयारी करने से दूसरी भी तैयारी पूर्ण हो जाती है, तो मुझे उस तरफ देखना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? क्लियर? अब देखिए, ये तो राज्य स्तर की कुछ वैकेंसी हो गई। यहाँ पर यही मैथ, हिंदी, रीजनिंग और जीएस आपका और किस में पूछता है। इसके अलावा आप यूपीपी, उत्तर प्रदेश पुलिस देखते हैं कि नहीं देखते हैं? इसके अलावा एसआई की भी वैकेंसी देखते हैं। ये भी अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का मतलब अगर आप लोअर स्तर की देख रहे हैं, खासतौर हिंदी पढ़ रहे हैं, लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, लोअर की तैयारी कर रहे हैं, तब भी आपकी पुलिस और एसआई की भी तैयारी पूरी हो जाएगी कि नहीं होगी? हो जाएगी। बस अंतर क्या होता है मैं आपको बताऊं। विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं में जैसे मान लेते हैं कि आपको वनडे की कोचिंग चल रही है, तो 100% जो चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही है, बस अलग अलग जो चीज़ें आती हैं, जैसे लेखपाल की बात कर लें तो इसमें एक नया चीज़ जुड़ गया, ग्राम विकास। अगर हम पुलिस की बात कर लेते हैं, एसआई की बात कर रहे थे, तो इसमें एक जुड़ गया मूल विधि। तो कहने का मतलब है कि मुश्किल से
20% चीज़ें बदलती रहती हैं, बाकी 80% चीज़ें वही रहती है। अब ये बंदा कोई सोच ले कि नहीं मैं यूपीपी की तैयारी कर रहा हूँ स्पेशल, यूपीपी की कहाँ कोचिंग चल रही है, तो यूपीपी अब जैसे आपकी डिमांड होती है लोग वैसे कोचिंग चला देते हैं। सवाल है कि 1 महीने में 2 महीने में ना तो यूपीपी का कोर्स खत्म हो पाएगा ना तो लेखपाल का कोर्स खत्म हो जाएगा। इसकी कंप्लीट तैयारी तब होती है जब आप पूरा 1 डे का कंप्लीट कोर्स कर लेते हो। उसके बाद आप 20% चीज़ें के लिए कोचिंग करिए, और कोचिंग कौन करवाएगा? जो 1 डे की तैयारी ही करवा रहे हैं। अगर आप 1 डे में तैयारी कर रहे हैं, जैसे ही वैकेंसी आ रही है तो उसका एक्स्ट्रा 20% आपको अलग से पढ़ा दिया जाएगा। और जैसे रेलवे का भी निकल गया तब भी 20% आपको क्या होगा, इससे डिफरेंट है। और रेलवे में क्या पूछा जाता है, जीएस की तो बातें उसमें भी आती है, लेकिन जनरल साइंस उसमें अधिक पूछ दिया जाता है। तो जनरल साइंस पर आपके लिए फोकस के लिए एक स्पेशल क्लासेस चला दी जाएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं? ये जानते रहिए, ये आपके काम की चीज़ है, आपके काम की चीज़ है। इसके अलावा देखिए, अगर हम राज्य स्तर की भी बात करें, राज्य स्तर की बात करें बड़ी एग्जाम के लिए, तो बड़ी एग्जाम के लिए जो परीक्षाएं होती है वो कौन होती है? पीसीएस का एग्जाम। कौन सा एग्जाम? पीसीएस का एग्जाम। और पीसीएस में आप देखते हैं जो राज्य संघ लोक सेवा आयोग करवाता है, तो उसमें आरओ का होता है, आरओ का हो जाता है, और एक प्रॉपर पीसीएस का भी हो जाता है। अब आरओ के लिए अगर हम देखें, आरओ में अगर हम देखें तो आरओ में क्या है, इसमें फ़र्क यह है कि इसके भी 2 चरण होते हैं। एक जीएस होता है और प्री वाले पेपर में एक जीएस होता है और एक आपका क्या होता है, हिंदी होता है। बात समझ में आ रही है ना? और जीएस में एसएससी वाले जो तैयारी कर रहे हैं वो भी ध्यान से सुने, और जो सिविल वाले इसमें मन बनाए कि मैं आगे तैयारी करूंगा वो भी सुने। इसमें जो प्री है, जीएस का 140 प्रश्न आता है और हिंदी का कितना आता है? 60। अब ध्यान से सुनना, पीसीएस में जो यहाँ पे नौकरी है, इसमें जीएस की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। जीएस की वैल्यू क्या है? बढ़ रही है। और जो इधर की वैकेंसी है, इसमें आपकी मैथ की प्रासंगिकता ज़्यादा रहती है और जीएस की भी प्रासंगिकता रहती है। लेकिन जैसे ही आप उच्च स्तर के एग्जाम में पहुंचते हो राज्य लोक सेवा आयोग में, वहाँ पर जीएस की वैल्यू क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। बात समझ में आ रही कि नहीं? अब एसएससी वाला बच्चा ये सोचे, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनका अगर कोई मान लेते हैं कि वो यूपीपी की तैयारी किए और कम समय में नहीं हो पाए, तो उनके लिए अगला ऑप्शन क्या बचता है? लेखपाल भी बचता है। और एसएससी वाले भी सोचते हैं कि तैयारी की और मेरा नहीं हो पाया, तो इसके लिए भी वैकेंसी एक होती है जो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, सीपीएफ की वैकेंसी। कौन सी वैकेंसी? सीपीएफ की वैकेंसी। और सीपीएफ की वैकेंसी कौन देख सकता है? जिसकी मैथ अच्छी हो, जिसकी अंग्रेजी भी अच्छी हो, जिसकी जीएस भी अच्छा हो। यह सेंट्रल पुलिस फोर्स की वैकेंसी होती है और एक अधिकारी रैंक की नौकरी होती है। आप इसको भी अचीव कर सकते हो। बहुत सारे लोग ये भी नहीं होते हैं जो ये नहीं जानते हैं कि एसएससी में कौन कौन सी वैकेंसी आती है और यूपी एसएससी में कौन सी वैकेंसी आती है, और पुलिस और एसआई की कब कब वैकेंसी आई थी और कब दोबारा आएगी। बहुत सारे 1 डे के बच्चे तैयारी करने वाले होते हैं, बट उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं होता है। सही बताओ, क्या पता होता है? लेकिन आज के बाद क्या करोगे? जागरूक होगे। आज के बाद क्या होंगे आप? जागरूक होंगे। ठीक है, कहाँ कहाँ जागरूक होंगे वो आज आप देखेंगे। ठीक, मैंने क्या कहा? आरओ के लिए बहुत ध्यान से सुनिए, आरओ के लिए अगर एसएससी का बच्चा अच्छे से पढ़ा है, तैयारी करने वाला है, तो आरओ की भी वैकेंसी निकाल सकता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? आरओ की भी वैकेंसी क्या कर सकता है? निकाल सकता है। अच्छा, क्यों निकाल सकता है? अगर आप वास्तव में कंपटीशन दे रहे हैं तो आप उस लेवल का जीएस भी तो लेके चलोगे, उस लेवल का जीएस लेके चलेंगे कि नहीं? अब ये देखो,
मैं आपको बताऊं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, कोई भी वनडे की कोचिंग मुझे आप बता दो जो कंबाइंड में चलते हैं, कभी कोई भी जीएस कंप्लीट नहीं करवा पाता, लेकिन ये संस्था आपको पूरा जीएस कंप्लीट करवाएगी, ये मैं गारंटी लेता हूँ। मैं टीचर हूँ, भले चला रहे हैं धर्मेंद्र सर, लेकिन मैं ये गारंटी लेता हूँ कि जीएस यहाँ पे आपको उतनी मजबूती से तैयारी करवा दिया जाएगा कि उस एसएससी में जीएस आपके नोट्स तो पूरा प्रॉपर हो ही जाएगी। अगर आप पढ़ लेंगे तो आप आरओ का और लोअर पीसीएस का ये दोनों एग्ज़ाम निकालेंगे, ये दोनों एग्ज़ाम निकालेंगे। और आरओ की तैयारी करने वाला जो बच्चा होता है वो एसएससी में बैठ कर कभी आरओ का जीएस तैयार नहीं कर सकता, और ना तो कभी लोअर की तैयारी कर सकता है, इतना जीएस पढ़ाया ही नहीं जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? और अक्सर एसएससी वाले जो बच्चे होते हैं वो आरओ लोअर का भी पेपर देते हैं, क्योंकि वही मैथ है, लेकिन अलग से आपको क्या पढ़ना पड़ता है, थोड़ा सा जीएस ज़्यादा पूछा जाता है, और जीएस वो आपको यहाँ पे बड़ी मात्रा में पढ़ाई जाती है। किसी कोचिंग में 2 क्लासेस जीएस के नहीं चलते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 क्लासेज आपको जीएस परमानेंट मिलते हैं, और संडे की स्पेशल क्लास भी लगी रहती है। मान देंगे नहीं इस चीज़ को? अब देखिए, जो पीसीएस का प्रॉपर यहाँ पे होती है परीक्षा, इसके भी बारे में जान लीजिए, ठीक है। इसमें 3 चरण होते हैं। कितने चरण? 3 चरण होते हैं। एक प्री चरण होता है, और एक मेंस होता है, और एक इंटरव्यू होता है। ध्यान से सुनिए, ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ों को सुनिए। पीसीएस के पेपर के 3 चरण होते हैं, एक प्री होता है, एक मेंस होता है, और एक इंटरव्यू होता है। बहुत सारे बच्चे एसएससी वाले मुझे मिले हैं, मैं अगर उनसे पूछ लूँ कि प्री में पीसीएस का सिलेबस क्या है, उनको पता ही नहीं। रोज़ जीएस पढ़ते हैं, रोज़ जीएस पढ़ते हैं, रोज़ मैथ पढ़ते हैं, लेकिन उनको पीसीएस के प्री मेंस के बारे में कुछ नहीं पता। यहाँ तक बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि उनको ये भी नहीं पता कि कितने अंक इसमें आते हैं। और पीसीएस के पेपर में अगर आप देखेंगे तो 2 होते हैं, एक जीएस का पेपर होता है, एक सीसैट का पेपर होता है। अब बहुत ध्यान से समझना, जो सीसैट का पेपर होता है, जो सीसैट का पेपर होता है पीसीएस में, वो एसएससी में पूरी तैयारी हो जाती है और मजबूती से। सीसैट में क्या है? मैथ है, रीजनिंग है, अंग्रेजी है, हिंदी है, संप्रेषण और डिसीजन मेकिंग है। और पीसीएस में क्वालिफाई मांगता है सीसैट में 33%। अगर आपकी मैथ अच्छी है, आपकी रीजनिंग अच्छी है और हिंदी अच्छी है, जो यहाँ पे पढ़ाया जाता है, आराम से सीसैट पेपर आप क्या कर सकते हैं? क्वालिफाई कर सकते हैं। और यही सीसैट पेपर के लिए बड़े बड़े जगहों पे कोचिंग में 10-10 हज़ार रुपये लेते हैं, लेकिन आप वो चीज़ें एसएससी में तैयारी कर सकते हैं। और जीएस के 2 क्लासेस चलते हैं यहाँ पर, तो जीएस ऑलरेडी पीसीएस में आपको क्वालिफाई करने के लिए क्या है? पर्याप्त है, वो भी हो जा रहा है। यानी कि यहाँ पर एसएससी की तैयारी करने वाला बच्चा अगर थोड़ा सा मेहनत कर दे तो पीसीएस का प्री भी क्वालिफाई कर सकता है, ये मैं गारंटी लेता हूँ। और न यकीन आए तो 1 साल बाद देख लेना कि जितने भी आपको मैथ, हिंदी और रीजनिंग यहाँ पे पढ़ाए गए हैं, और जितने भी जीएस आपको यहाँ पे पढ़ाए गए हैं, आप पीसीएस के लिए वो सारे क्वेश्चन क्वालिफाई कर सकते हैं। हाँ, फर्क ये होगा कि मेंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अलग से कोचिंग करनी पड़ेगी। लेकिन ये अपनी कोचिंग की बात करता हूँ कि इतना आपको स्ट्रांग बना दिया जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? और पीसीएस जिसमें डीएसपी बनते हैं, एसडीएम बनते हैं, बात समझ में आ रही कि नहीं? ये बड़ी बड़ी जो पोस्टें होते हैं, आप उनको पास करके इसमें जाओगे आप, तो ये संघ लोक सेवा आयोग और ये उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करवाती हैं। बात समझ में आई? तो ये इतनी वैकेंसी है, इसके अंतर्गत तो बहुत सारी आती है, लेकिन लेखपाल, वीडियो और लोअर, ये इंपॉर्टेंट 3 वैकेंसी है जिसमें रुचि अपनाती हैं। ठीक है, ये बात किस संदर्भ में हो गई? ये ज़्यादातर जो बच्चे वनडे की तैयारी करने वाले हैं उन सब के संदर्भ में बताया गया कि वनडे की तैयारी करते समय भी आप इन सारे वैकेंसियों को देख सकते हैं और देखकर आप क्वालिफाई भी कर सकते हैं। लेकिन इंसान एक के भरोसे बैठ जाता है और दूसरे के बारे में ना तो जानने की कोशिश करता है। आप बताओ, कभी जानने का प्रयास किया? ईमानदारी से बताना,
जानने का प्रयास किया? शायद बहुत सारे लोगों को सीपीओ का सिलेबस नहीं पता होगा, सीआरपीएफ का लोगों का बहुत पता नहीं होगा। अभी मैं इसी में से कई लोगों को पूछा दूं कि बताओ लोअर में, मेंस में 2 में कितने प्रश्न जीएस से पूछे जाते हैं और कितने प्रश्न मैथ से पूछे जाते हैं, तो ये भी नहीं पता है। बताओ नीरज, पता है? नहीं पता है। आप लोगों को पता है? 25 नंबर का मैथ आता है, 75 नंबर का जीएस आता है। और जब वो लोअर का फर्स्ट पेपर देखेंगे तो 50 नंबर का जीएस, 50 नंबर का विज्ञान और अंकगणित आता है, और 25 नंबर का हिंदी और 25 नंबर का मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग आता है। पता है आप लोगों को? पता कैसे होगा? कभी कोई बताया ही नहीं होगा तो पता कैसे होगा? कोई बताने वाला नहीं होगा डीपली। इसलिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे, यही मैथ का सवाल लेखपाल में, यही मैथ का सवाल यूपीपी में, यही मैथ का सवाल एसआई में, वीडियो में। आप बताओ ऐसे कोई सवाल है कि जिसमें उसमें एक एग्जाम में पूछा गया हो, दूसरा एग्जाम में ना पूछा गया हो? पूछा गया है। तो फिर जानने का प्रयास क्यों नहीं करते कि हम इसको भी देखने के साथ साथ इसको भी देखें? लेकिन कोशिश ही नहीं करते। आरओ का एग्जाम, एसएससी की तैयारी करने वाली, आरओ बहुत टफ एग्जाम है, कुछ टफ ऑफ नहीं है। अच्छे लेवल का एसएससी का तैयारी करने वाला बच्चा आरओ का एग्जाम निकाल के क्वालिफाई हुआ है, अगर आप मेहनती हो तो। लेकिन हाँ, जैसे मैंने कहा कि सारे टीचर आपके प्रति क्या हों? ईमानदार हो। ईमानदारी की गारंटी मैं लेता हूं। बस आप लोग मेहनत करो, अगर सवाल ना फंसे तो बताना आप लोग। चलिए, ये तो हो गया आपका राज्य स्तर की वो परीक्षाएं जो पुलिस विभाग से जुड़ी हुई थी, जो प्रशासनिक विभाग से जुड़ी हुई थी, और कुछ सेंट्रल वैकेंसी जो एसएससी से जुड़ी हुई थी। इसके अलावा शिक्षा विभाग में आते हैं। किस विभाग में? शिक्षा विभाग में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो मास्टर बनना चाहते हैं, और मास्टर में बहुत सारे ऐसे हैं जो प्राइमरी का मास्टर बनना चाहते हैं, 5वीं क्लास का। कुछ लोग ऐसे होंगे जो 8वीं क्लास का मास्टर बनना चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो 10वीं क्लास का मास्टर बनना चाहते हैं, और कुछ होंगे जो 12वीं क्लास का, और कुछ तो ऐसे होंगे कि जो प्रोफेसर बनना चाहते होंगे। तो इसके भी बारे में जान लीजिए, बहुत काम की चीज़ है। बीएड सभी लोग करते हैं अक्सर, बीटीसी भी करते हैं सब। तो आइए इस संदर्भ में शिक्षा के बारे में जानते हैं। तो इसमें भी अगर मैं पूछ दूं कि बहुत सारे बीएड और बीटीसी लोग कर लेते हैं, 2 साल कर लेते हैं, लेकिन उनको ये भी नहीं पता होता है कि 5वीं के लिए क्या करना होगा, 8वीं के लिए क्या करना होगा, 10वीं के लिए क्या करना होगा, और इनकी वैकेंसी के लिए कैसे कैसे मुझे तैयारी करने पड़ते हैं। तो आइए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं कि जागरूकता से संबंधित चीज़ें आपको भी पता होनी चाहिए। जैसे आप देखो, सीधे शब्दों में कहें, आप लोगों के सीधे शब्दों में कहें, बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करेंगे, शिक्षा की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? शिक्षा। आप देखते हैं क्लास में हम लेते हैं कि 5वीं क्लास के आप शिक्षक बनना चाहते हैं, 8वीं, और इसके बाद 10वीं, इसके बाद 12वीं, और इसके बाद आप ये सोचते हैं कि मैं क्या बनूं? प्रोफेसर बनूं। अब आप जानिए कि आप डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर कैसे बनते हैं, आप ये जानिए कि 12वीं क्लास की प्रवक्ता कैसे बनते हैं, आप ये जानिए कि 10वीं क्लास के मास्टर कैसे बनते हैं, और 8वीं क्लास के मास्टर कैसे बनते हैं, और 5वीं क्लास के मास्टर कैसे बनते हैं। बात समझ आ रही नहीं? बहुत सारे मास्टर बनना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जो पुलिस की नौकरी नहीं पसंद करना चाहती हैं और किस में जाना चाहती हैं? मास्टरी में जाना चाहती हैं। क्लियर? अब बहुत ध्यान से समझना। 5वीं क्लास के मास्टर बनने के लिए आप क्या कर लो? या तो आप बीटीसी करो, या तो आप बीएड कर लो।
या तो आप बीटीसी कर लो या तो आप क्या करो, बीएड कर लो। बात समझ में आ रही है? या तो आप बीएड कर लो। अब इसके लिए क्या करना होगा, आपको टेट का एग्जाम पास करना होगा। किसका? टेट का एग्जाम पहले पास करो, और जब टेट का एग्जाम पास करोगे तब आप सुपर टेट देने के लिए क्या होगे, आप सुपर टेट देने के लिए क्या होंगे, एलिजिबल होंगे। अब यहीं पे देखना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब जब आप बीएड का एग्जाम करोगे, दोगे और पास किए, तो आपको 5वीं बनने के लिए पहले टेट क्वालिफाई होना पड़ेगा। क्या क्वालिफाई होना पड़ेगा? टेट क्वालिफाई होना पड़ेगा। और टेट क्वालिफाई का 2 साल लोग बीएड कर जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि 2 साल बीएड तो कर जाते हैं, बीटीसी कर जाते हैं, लेकिन अगर उनको टेट का सिलेबस पूछ दिया जाए तो उनको टेट का सिलेबस पता नहीं होता है। सिर्फ टेट ही नहीं, ये तो आपके स्टेट में हो गया। इसके अलावा अगर या तो आप टेट क्वालिफाई हो या तो आप सीटेट भी क्वालिफाई हो गए, तब भी आप सुपर टेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब देखो, टेट का एग्ज़ाम अगर आप क्वालिफाई करते हो तो टेट के क्वालिफाई के लिए आपकी क्या क्या अच्छी होनी चाहिए, मैथ ठीक ठाक होना चाहिए, संस्कृत अच्छी खासी होनी चाहिए, और पर्यावरण भी आपका अच्छा खासा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब देखो, जैसे अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो एसएससी की तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं, हालांकि टेट वाले के यहाँ तो पढ़ाया जाएगा मनोविज्ञान वगैरह, लेकिन जैसे आप बच्चे हो, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, मैं मान रहा हूँ एसएससी की आप तैयारी कर रहे हैं, तो जब आप बीएड नहीं करो लेकिन आगे चल के आप बीएड किए और इधर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने टारगेट एसएससी बनाया और आपको ये लगता है कि चलो मेरा सीजीएल नहीं निकला, मेरा यूपीएसआई नहीं निकला, तो क्या आपका बेकार हो गया? नहीं बेकार हुआ, मेहनत आपका नहीं बेकार हुआ। क्यों नहीं बेकार हुआ? क्योंकि सबसे असली खेला किस में होता है? सुपर टेट में। और सुपर टेट में 50 नंबर जीएस का खेला होता है। कितने का खेला होता है? 50 नंबर का जीएस का खेला होता है। हिस्ट्री, जियोग्राफी, जनरल साइंस और करंट 50 यहाँ। 20 नंबर का मनोविज्ञान का खेला होता है और 20 नंबर का किसका होता है? हिंदी का खेला होता है। 5 नंबर का रीजनिंग का खेला होता है। अब यही मिला लो, 50 और 20 कितना हो गया? 70 और 20 और 5 95। आपके बड़े आराम से 95 अंक आपके एसएससी में तैयार करवा दिए जाएंगे। यानी कि अगर आप एसएससी में यहाँ जुड़े हो तैयारी करने के लिए, बस बीएड आप किए नहीं, आप सुपर टेट क्वालिफाई हो गए। आप सुपर टेट क्या हो गए? क्वालिफाई हो गए। अगर आपने ईमानदारी से एसएससी की क्लास किया है। भाई मैथ तो पढ़ोगे वही, थोड़ा बहुत अंतर होगा। जीएस वही पढ़ना है, मैथ वही पढ़ना है, रीजनिंग वही पढ़ना है, हिंदी वही पढ़ना है, थोड़ा बहुत अंतर उसमें आ जाता है। और हिंदी वाले जो सर आपको पढ़ाते हैं, जो सुपर टेट में पूछा जाता है, उसका भी 10% चर्चा करते रहते हैं क्लास में। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो एसएससी में आपका 95 तो तैयारी यहीं से हो गया। तो आप सुपर टेट का एग्जाम दिए। तो अब मैं क्यों कह रहा हूं कि अपने आप को बेकार मत समझना। आपने अगर इतनी मेहनत की है तो आपको बस डिग्री तो ही लेनी है बीएड की, और बीएड की आपने डिग्री ले लिया तो ये काम हो गया कि नहीं हो गया? ये हो गया। इसके बाद देखते हैं 8वीं क्लास के लिए। 8वीं क्लास के लिए देखिए क्या होता है। 8वीं क्लास के लिए बहुत ही आसान है। 8वीं क्लास में देखिए, खास तौर में यहाँ पे चर्चा ये कर रहा हूँ कि एक साथ एक चीज़ की तैयारी करने पर एक साथ कितने चीज़ की तैयारी हो सकती है। जैसे 8वीं क्लास के मानते हैं तो 50 नंबर का तो सामान्य ज्ञान अलग से होता ही है, जीएस 50 नंबर का, और 100 अंक का जो होता है वह विषय से आता है। किससे आता है? विषय से। या आप हिंदी ले लीजिए, या आप अंग्रेजी ले लीजिए, या आप संस्कृत ले लीजिए, या तो हिंदी ले लीजिए। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? कहने का मतलब 8वीं क्लास का अगर आपको मास्टर बनना है तो एक विषय के बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए, या तो हिंदी या अंग्रेजी, मतलब किसी में से। लेकिन अब जो सिविल का तैयारी करने वाला है,
अगर वो सोचे कि हम बेकार हो गए तो बेकार नहीं है। अगर उसका सब्जेक्ट सिविल का है तो सिविल का मतलब कि उसकी हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस ये सारे मजबूत होंगे, तो वो एसएसटी वाला सब्जेक्ट ले लिया और 50 नंबर उसके जीएस तो पहले से हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर आप यहाँ पे जीएस की कोचिंग किए हैं, बाद में अगर आप हिंदी भी ले लेते हैं तब भी ये 50 नंबर का जीएस काम आएगा कि नहीं आएगा? जीएस हर जगह है, जीएस हर जगह है, ब्रॉड है और हर जगह है। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो यहाँ पे अगर आप सिविल की तैयारी करने वाला बच्चा ये सोचे कि हम बेकार हो गए, तो नहीं बेकार हुए। आप 50 यहाँ ले लो, 100 यहाँ पे ले लो। हाँ, इसके लिए एक चीज़ है कि स्नातक में आपका 50% होना चाहिए। कितना परसेंट होना चाहिए? 50%। आपका स्नातक 50% होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। ध्यानपूर्वक सुनिए, स्नातक कितना होना चाहिए? 50% होना चाहिए, ये आवश्यक है। आप 8वीं क्लास के क्या बन जाओगे? टीचर आप बन जाओगे। बीएड आपको करना होगा, बीटीसी। बोर हो रहा है क्या? अरे जिस चीज के लिए रोज आते हो पढ़ने के लिए, उसके जानने के संदर्भ में कैसा बोर हो रहा है क्या? नहीं सर। फिर नोट क्यों नहीं कर रहे हो? ठीक, अब देखो, अब यहाँ पे देखो 2 तरीके की चीजें हैं। यहाँ पर 10 क्लास की हम देख लेते हैं। 10वीं क्लास के आप अगर मास्टर बनने वाले हो, किस क्लास के? 10वीं क्लास के अगर आप मास्टर बनने वाले हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? किसी को पता है? अगर आप 10वीं क्लास के मास्टर बनने वाले हो तो इसके लिए क्या करना है? टीजीटी? हाँ, अब देखो, ठीक है। एक होता है कि जो माध्यमिक, एक होता है जो राज्य लोक सेवा आयोग करवाता है। इधर देखो जी, 10वीं क्लास के मास्टर बनने के लिए एक होता है जो राज्य लोक सेवा आयोग करवाता है, और एक जो होता है वो माध्यमिक शिक्षा चयन करवाता है, माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग। जो राज्य लोक सेवा आयोग करवाता है वो पूरी तरीके से सरकारी होता है, और जो माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग करवाता है ये अर्ध सरकारी होता है। दोनों के लिए क्या होना चाहिए? बीएड होना चाहिए। दोनों के लिए क्या होना चाहिए? बीएड होना चाहिए। अब देखो बीएड का कितना महत्व है। सब ऐसे लोग बीएड कर रहे हैं, बात समझ में आ रही कि नहीं? टीजीटी के लिए क्या है कि टीजीटी के लिए आप इसमें से हर कोई लोग एसएससी की भी तैयारी करता है और साथ साथ स्नातक भी करता है। जीवन में अपने एक सब्जेक्ट को वैकल्पिक लेकर, मजबूत लेकर चलना चाहिए। चाहे जो भी जीएस पढ़ रहे हो तो जीएस का कॉम्बिनेशन आप बना लोगे तो सबसे अच्छा। मुझसे कोई कहे, आप देखो टीजीटी आप चाहे हिंदी से दे सकते हो, चाहे अंग्रेजी से दे सकते हो, संस्कृत से भी दे सकते हो। अगर आप जीएस से देना चाहते हो तो जीएस के लिए 2 सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर इतिहास है तो इतिहास के साथ राजनीति शास्त्र भी होना चाहिए। अब जो देखो जीएस पढ़ा है, एसएससी में जीएस पढ़ रहे हैं ना आप, एसएससी में तो जीएस पढ़ रहे हैं, इतिहास भी पढ़ाया जा रहा है, राजनीति शास्त्र पढ़ाया जा रहा है ना, और इसी सामान्य ज्ञान के से आप विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं भी दे रहे हो। बात समझ आ रही नहीं? और यही आप ग्रेजुएशन में भी ले लिए हो। अगर जीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें भी अच्छी खासी पकड़ बन जाएगी नहीं? इसका मतलब जागरूकता। जागरूकता का मतलब कि हम ऐसी रणनीति बनाएं कि एक चीज की तैयारी करते समय अन्य परीक्षाओं की भी तैयारी अच्छी से होती जाइए। और आपके अंदर योग्यता है, आप मेहनती हो और आपके अंदर जागरूकता है तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन अगर जागरूकता नहीं है और मेहनती हो, योग्य भी हो, तब भी आप सफलता से दूर हो सकते हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हुए भी, कि जो बहुत योग्य थे, बहुत मेहनती थे, लेकिन उनके अंदर ये जागरूकता नहीं हो पाई
वो कहते रहे कि मैं बीएड नहीं कर पाऊँगा, मतलब मैं बीएड करूँगा ही नहीं। एट लास्ट में जाकर बीएड ही किए। बात समझ में आ रही कि नहीं? अगर वो बीएड पहले कर लिए होते तो उनको एक नौकरी मिल जाती कि नहीं मिल जाती? लेकिन उन्होंने कभी अंदर से जागरूकता नहीं लेकर आया। उनको ये लगा कि हम बहुत ज़्यादा योग्य हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, हम इसमें कर ले जाएंगे, लेकिन हुआ नहीं। और जब करने की पारी आई तो मेहनत करने के लिए समय ही नहीं बचा। और जब मेहनत करने के लिए समय ही नहीं बचा तो आपको रोजगार कैसे मिलेगा? आप बेरोजगार हो गए। बेरोजगार हुए कि नहीं हुए? बेरोजगार हो गए। इसलिए आपके अंदर क्या होनी चाहिए? दूरदर्शिता होनी चाहिए। और दूरदर्शिता के लिए आपके अंदर जागरूकता होनी चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही ना? अगर ये सोचते हो नहीं हम बहुत मेहनती, हम बहुत ज़्यादा योग्य हैं, हम सिर्फ इसी को लेकर रहेंगे, तो ये आपके अंदर का अहंकार है। हम लेकर रहेंगे ये बात अलग है, हम इसी को लेकर रहेंगे ये बात अलग है। बात समझ आ रही कि नहीं? और जो ELT वाला है इसमें जैसे आपने इतिहास, अब देखो GS का कितना ज़्यादा फायदा है। मान लेते हैं अगर आपने जो राज्य लोक सेवा आयोग करवाती है सरकारी विभाग से, ध्यान से सुनना, जो राज्य लोक सेवा आयोग कराती है, ये तो माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड कराती है। अब ये कराएगी तो एक सब्जेक्ट के साथ साथ, जैसे आपने हिंदी लिया है तो हिंदी के साथ साथ 30 अंक का अलग से का क्या पूछेगा? GS पूछेगा। तो अगर जिसने GS लिया है इसमें, उसका ये वाला GS तो फायदे में जाएगा। उसका GS फायदे में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। अब यहाँ सुपर टेट में भी उसको कितना मिला था? 50 अंक। यहाँ पे LT में उसको एक सब्जेक्ट का फायदा हुआ, 30 अंक इधर भी मिल गया। इसकी तैयारी इधर हो गई, उधर प्लस SI की भी तैयारी हो गई। मतलब हर एग्जाम में कहीं ना कहीं GS का कॉम्बिनेशन है। क्लियर? 12वीं क्लास के लिए आप क्या करते हो? एक GIC और आपने सुना होगा PGT। अब इसके बारे में जानते हो? बताइए। क्या कंप्लीट होना चाहिए? PG कंप्लीट होना चाहिए। BEd अनिवार्य है? BEd अनिवार्य नहीं है। तो किसी भी सब्जेक्ट से आप क्या कर लो? PG कर लो। जैसे मान लेते हैं कि आपने GS का इधर से तैयारी किया है, कॉम्बिनेशन आप इसमें बना लिए हैं, इसमें भी आप कॉम्बिनेशन बना लो कि मुझे इतिहास से क्या करना है? PG करना है। MA आप कंप्लीट कर लिए। लेकिन ये टारगेट कैसे आप बनाओगे? जब आपको शुरू से कोई बताने वाला ही होगा तभी ना। नहीं तो पता चला कि आप BA में हिस्ट्री ले लिए, हिंदी ले लिए और हिस्ट्री का कॉम्बिनेशन ख़त्म हो गया, एक GS हो गया, संस्कृत ले लिए, और फिर आप उधर SSC की तैयारी कर रहे हो, GS बढ़िया से पढ़ रहे हो, और फिर उसी से आगे से आर्ट सब्जेक्ट से तैयारी करना चाहते हो, और फिर सुपर टेट में 50 अंक का GS। सही लय और ताल बैठ रहा है? नहीं बैठ रहा है। लय ताल बैठाना जरूरी है सफलता के लिए, और लय ताल बैठाने के लिए जागरूकता का होना जरूरी है। GIC के बारे में क्या जानते हो? GIC के बारे में बताओ। GIC के बारे में क्या जानते हो? PG कंप्लीट होना चाहिए। और सिलेबस क्या है? एक सब्जेक्ट। इसमें देखो एक सब्जेक्ट तो आपका होना ही चाहिए, लेकिन GIC में क्या है कि 80 नंबर का आपका वैकल्पिक सब्जेक्ट होना चाहिए, और 40 नंबर का क्या है? GS। GS यहां भी आ गया, GS यहां भी आया। मैथ नहीं है, लेकिन GS यहां पे भी आया कि नहीं आया? आया। तो देखो 12वीं क्लास का मास्टर बनने के लिए एक तो आप PGT के थ्रू जा सकते हो, एक आप GIC के थ्रू जा सकते हो। बस ये है कि PGT का जो एग्ज़ाम होता है
हर तीसरे साल इसकी वैकेंसी मतलब ये निश्चित नहीं है, तीसरे चौथे साल इसकी वैकेंसी आती रहती है, तीसरे चौथे साल इसकी वैकेंसी आती रहती है। और जब पीजीटी आता है तो उसका छोटा भाई टीजीटी भी आता है। लेकिन जो जीआरसी की वैकेंसी है उसका निश्चित नहीं है, वो 6 साल पे भी आएगा, 7 साल पे भी आएगा, 8 साल पे आएगा, लेकिन आएगा जरूर, आएगा जरूर। अब ऐसा भी नहीं है कि ये इसी एग्जाम में, ये राज्य की बात हो रही है, अदर स्टेट में भी जाके दे सकते हो। आपके अंदर योग्यता है तो टीजीटी पीजीटी का एग्जाम आप अदर स्टेट में भी जाके दे सकते हो। राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, उत्तराखंड हो गया, इन सारे स्टेट में जाकर दे सकते हो। और तैयारी एक बार होगी, तैयारी तो एक बार करोगे, लेकिन अगर आपकी अच्छी तैयारी हुई तो हर जगह आप बाजी मार सकते हो। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? एक चीज तो आपको पकड़ के लेके चलना ही है। मेरी बात समझ आ रही है? निर्णय आपको लेना है। मैं नहीं बताऊंगा कि निर्णय कैसे लेना है, आपको सुनना है और सुनकर आपको क्या लेना है, निर्णय लेना है। और दूसरी बात, प्रोफेसर कैसे बनते हो, इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए सर पीएचडी में क्वालिफाई, उसके बाद पीएचडी करनी। अब देखो, अगर जिस सब्जेक्ट से आपने पीजीटी निकाला है उसी सब्जेक्ट से आपको क्या करना होगा, नेट क्वालिफाई करना होगा। अब नेट के बारे में पूछ दिया जाए तो इसमें से बहुत सारे ऐसे होंगे कि जो नेट के बारे में नहीं जानते हैं। 12वीं क्लास तक इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन जैसे ही पीजी होता है तो आगे चल के मैं ऐसे भी बच्चों को देखा हूँ जो एसएससी की तैयारी, यूपीएसआई की तैयारी ठीक ठाक करने के बाद आगे चलकर उनकी रुचि नेट में बनी है कि मुझे नेट करना है, स्कोप देखना है। कितने लोग ऐसे होते हैं कि नेट के लिए अपना सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं। अगर यही आप पहले सोच लिए होते, आपके घर का कोई गार्जियन होता, आपको 10वीं क्लास में बता देता, तो फिर आप भटकने से बच जाते कि नहीं? वही भटकना ही आपको लक्ष्य से क्या करता है, दूर लेके जाता है। बहुत सारे ऐसे हैं कि केमिस्ट्री में, फिजिक्स में एमएससी यहाँ पर करे हुए हैं, पता चलता है कि केमिस्ट्री फिजिक्स करने के बाद उतना योग्य यहाँ टीचर ही नहीं है कि जो फिजिक्स के लिए नेट के लिए मुझे पढ़ाए, बायोलॉजी के लिए जो मुझे यहाँ नेट की कोचिंग कराए। लेकिन अब उनका बर्बाद हुआ कि नहीं हुआ? मैं तो कहता हूँ बर्बाद हुआ। हमसे बहुत सारे लोग मिले हैं साइंस बैकग्राउंड के, जो ये कहते हैं कि अगर हम 4 साल 5 साल अगर ये न पढ़े होते, हम 8 सब्जेक्ट से गए होते तो बीएड कर लिए होते तो अच्छा होता, और आगे चल के इसी सब्जेक्ट से नेट कर लिए होते। लेकिन आज वो मानते हैं कि वो योग्य टीचर ही नहीं है जो मुझे ये फिजिक्स और केमिस्ट्री इतने बढ़िया तरीक़ा से पढ़ा दे कि हम नेट क्वालिफाई हो जाए। मैं क्या कर जाऊं? नेट क्वालिफाई कर जाऊं। मेरी बात समझ में आ रही ना? चॉइसेस बहुत मायने रखता है। और एट लास्ट में बचता क्या है? एमएससी बीएससी करने में एकेडमिक पकड़ लेते हैं और फिर वही है 8-9 हज़ार की क्या करते हैं, कोचिंग करवाते हैं, पढ़वाते हैं, और कंपटीशन से क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। अरे कोई बढ़िया टीचर है ही नहीं तो आप पढ़ोगे किससे? बात समझा रही नहीं? तो मैं बात कर रहा था किसकी? प्रोफेसर की बात कर रहा हूँ। अब देखो, इसके 2 होते हैं, बस ये अब ख़त्म ही होने वाला है, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखो। अब यहाँ पे जो नेट है, एक तो आयोग करवाता है। कौन करवाता है? बहुत ध्यान से सुनना। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो टीजीटी और पीजीटी है, आप जाना चाह रहे हैं क्या? उधर से पीछे से निकल जाइए, पीछे से। जो टीजीटी है और पीजीटी है, टीजीटी और पीजीटी के लिए कितनी एज है? बस यही है, 40 साल।
टीजीटी पीजीटी के लिए अधिकतम आयु कितनी है? 60 वर्ष तक। कितनी? 60 वर्ष तक आप टीजीटी और पीजीटी देते रहो। बस कर क्या लो? बीएड कर लो। बात समझ में आ रही कि नहीं? एट लास्ट में भी जाकर आप अगर हिम्मत नहीं हारी, हौसला आपका बुलंद है, तो समय तब भी है। लोग कहते हैं अब समय खो गया है, समय कुछ नहीं खोया है। आप हिम्मत हार गए हो। आप क्या हार गए हो? हिम्मत हार गए हो। बात समझ में आ रही कि नहीं? 60 साल इसके लिए। इसके बाद देखो, जो नेट क्वालिफाई कर जाते हैं और जो आयोग इनको एग्जाम करवाता है, ये आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए कितना अधिकतम आयु होनी चाहिए? प्रोफेसर बनने के लिए एक तो आयोग करवाता है, हर राज्य का आयोग करवाता है, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे वो एमपी का हो, हर जगह का आयोग क्या करवाता है? असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकालता है। निकालता है कि नहीं निकालता है? निकालता है। और इसके लिए जो एज सीमा है वो 40 निर्धारित की गई। कितनी? 40। टीजीटी पीजीटी के लिए नहीं, बट इसके लिए कितना? 40। लेकिन एक माध्यम और है जिसके माध्यम से आप प्रोफेसर बन सकते हो। वो माध्यम ये है कि विभिन्न जगह की जो कॉलेज हैं, जो कॉलेज वगैरह हैं, वो कॉलेज अपने के यहाँ से वैकेंसी निकालते रहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की। वो निकालते रहते हैं और उसमें डायरेक्ट इंटरव्यू होता है। क्या होता है? डायरेक्ट इंटरव्यू होता है। और जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, इसमें 70 नंबर का वैकल्पिक सब्जेक्ट रहता है, 30 नंबर का जीएस होता है और 30 नंबर का इंटरव्यू होता है जो आयोग करवाता है। 70 नंबर का वैकल्पिक सब्जेक्ट, 30 नंबर जीएस। यहां भी जीएस। कहीं मैथ दिखाई दे रहा है? लेकिन बिना मैथ का काम भी नहीं होने वाला है। कुछ मैथ भी और रीजनिंग भी यहां पे आते हैं। जैसे अगर आप नेट क्वालिफाई करोगे तभी ये एग्जाम दोगे ना, लेकिन नेट क्वालिफाई करने के लिए 10-15 अंक आपको मैथ और रीजनिंग से होकर गुजरना पड़ेगा। क्योंकि नेट में एक फर्स्ट पेपर होता है। पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है ना? बस यही है। कम से कम आप तैयारी करने वाले स्टूडेंट हो तो वैकेंसी के बारे में जानकारी तो जरूर पता होना चाहिए कि ये वैकेंसी है, इसका ये एग्जाम का क्या है, पैटर्न है। और जब जागरूकता ही नहीं रहेगी तो तैयारी क्या करोगे? खाक? बताओ। तो यहां पे क्या है? नेट के लिए एक वैकल्पिक सब्जेक्ट होगा और 10 फर्स्ट पेपर में 50 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 50 अंक। और नेट के पेपर के लिए 100 अंक होते हैं जो वैकल्पिक सब्जेक्ट के होते हैं, और इसके 200 अंक होते हैं। 100 प्रश्न में 200 अंक, 50 प्रश्न में 100 अंक, कुल मिलाकर 300 अंक हो जाते हैं। और जो ये 50 प्रश्न है ना, इसमें कंप्यूटर भी आता है 5 नंबर का, 5 नंबर का संप्रेषण भी आता है, 5 नंबर का शोध भी आता है, पर्यावरण भी आता है, संविधान भी आता है, और इसमें मैथ का सांख्यिकी भी आता है, और रीजनिंग भी आता है, और पैराग्राफ भी आता है। इसको क्वालिफाई करके तब आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने के लिए योग्य होंगे। और जब योग्य होंगे तो वो पेपर करवाएगा तो 70 नंबर का यहाँ वैकल्पिक प्रश्न पूछेगा, 30 नंबर का जीएस और 30 नंबर का क्या पूछेगा? इंटरव्यू पूछेगा। आयोग के माध्यम से आप डिग्री कॉलेज के क्या हो गए? असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए। आराम की नौकरी है, शानदार नौकरी है, ए ग्रेड की नौकरी है। और दूसरा क्या है? दूसरे जगह इंटरव्यू है, लेकिन इंटरव्यू का बहुत ज़्यादा, जैसे कोई कॉलेज निकालता है तो यहाँ पर इसकी एज सीमा कितनी है?
तो इसकी एज सीमा, इस असिस्टेंट प्रोफेसर की कोई एज सीमा नहीं है। इसकी एज सीमा है कि आपका मैक्सिमम कितना, कहाँ तक जा सकते हो, 59 साल तक, यानी कि जब रिटायर का समय होगा 1 साल भी नौकरी कर सकते हो, 1 साल भी नौकरी कर सकते हो, यानी कि 59 साल तक भी यहाँ पर जाकर दे सकते हो जो कॉलेज निकालते हैं। लेकिन ध्यान रखना, बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ पे योग्यता की परीक्षा होता है, यहाँ पर परसेंटेज डिमांड नहीं करता है, परसेंटेज माने नहीं रखता है। लेकिन इस डिग्री कॉलेज जब आपकी वैकेंसी निकालती है तो आपकी जो भी डिग्रियाँ उसकी लिस्ट लगी जाती है। जैसे पीजी में आप कितना परसेंटेज पाए हो, स्नातक में कितना पाए हो, पीएचडी किए हो तो पीएचडी के लिए कितना होगा, एमफिल के लिए कितना होगा, सारे डिग्री में जो यहाँ पे परसेंटेज है, जितने बढ़िया आप परसेंटेज पाए रहेंगे उतना ही आपका अंक बढ़ता जाएगा, उतना ही अंक क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पे योग्यता, यहाँ पर आप एमए में 80% पाए हो, पीएचडी भी किए हो तो कोई माने नहीं उतना रखता है, आपको पेपर क्वालिफाई करना पड़ेगा। 55% पाए हो तब भी अगर आप योग्य हो तब भी सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे स्नातक में 50% पाए हो, पीजी में 55% पाए हो और पीएचडी नहीं किए हो, तब सपना देखना छोड़ दो कि मेरा डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हो पाएगा कभी। अब जरा सोचो, अगर कितना लोग होते हैं, कोई बताने वाला होता कि जूनियर में स्नातक में 50% होता तो लड़का थोड़ा सा मेहनत करके 50% लाता कि नहीं लाता, लेकिन कोई बताने वाला ही नहीं। अगर कोई बताता कि असिस्टेंट प्रोफेसर की एक और वैकेंसी आगे होती है और पीजी में स्नातक में अच्छी मेरिट लेकर आओगे फिर पीएचडी कर लो, तो जागरूक होकर मेहनत करके लाता कि नहीं लाता, लेकिन पता ही नहीं है। अगर उसको पता चलता, ये बचपन में पता चल जाए कि ये सारे सिलेबस हैं, इस अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो शुरू से मेहनत करेगा कि नहीं करेगा, और करके वो इन सारे वैकेंसियों को देख सकता है। इस प्रकार हमने आपको एसएससी में कौन कौन सी वैकेंसी है और राज्य लोक सेवा आयोग कौन कौन सी वैकेंसी निकालता है, कब निकालता है, उसके बारे में बताया। और इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया कि शिक्षा विभाग में 5वीं स्तर के मास्टर बनने के लिए क्या करना होगा, 10वीं स्तर के मास्टर बनने के लिए क्या करना होगा, और उसकी आयु कितनी होती है, उसके लिए योग्यता कैसा होता है, सिलेबस किस तरीके से निर्धारित किया गया है, और 12वीं क्लास के मास्टर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। मतलब बहुत शार्ट में बताया, बहुत शार्ट में और बहुत फास्ट बताया है, लेकिन इतना तो जरूर मैं जानता हूँ अगर आपने ध्यानपूर्वक सुना है तो अब आप इसके प्रति क्या होंगे, जागरूक होंगे। क्या होंगे आप, जागरूक होंगे। और जागरूक होना ही चाहिए, क्योंकि आपके लिए भले ही काम न आए, लेकिन हो सकता है कि आपसे जुड़े हुए किसी अन्य लोग के काम आ जाए, ये भी तो हो सकता है। तो इसके लिए भी जागरूक होना चाहिए। और शिक्षा विभाग के स्तर सिर्फ इसमें ही नहीं है, ये तो मैं तो आपको पूरे राज्य स्तर के लिए बताया। इसके अलावा एक एग्जाम होता है सीसेट। सीसेट अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो यहाँ पर भी केबीसी, नाम सुने हो, वो वाला केबीसी नहीं, केबीसी और बीएनसी, इसके अलावा अन्य और कई सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट में कई ऐसे मास्टर की क्या होती है, नौकरी निकलती है। सेंट्रल गवर्नमेंट में ऐसे कई मास्टर की क्या निकलती है, नौकरी निकलती है। अगर आपने सीसेट क्वालिफाई किया, कौन सा एग्जाम, आपने सीटेट क्वालिफाई किया, इसको सीसेट नहीं बोला जाता है, सीटेट। अगर आपने सीटेट क्वालिफाई किया, सीसेट मतलब वो तो पीसीएस वाला हो जाएगा। अगर आपने सीटेट क्वालिफाई किया तो आप केंद्र स्तर की कहीं भी राज्य में
पूरे राज्य में 5वीं स्तर की मास्टर की वैकेंसी निकलती है, 10वीं भी निकलती है और 12वीं भी निकलती है। आप सेंट्रल गवर्नमेंट में भी वो परीक्षा देने के लिए क्या हो जाएंगे, योग्य हो जाएंगे। टेट क्वालिफाई करेंगे तो आप सिर्फ अपने राज्य में दे पाएंगे 5वीं और 8वीं और 10वीं। लेकिन अगर आपने सीटेट क्वालिफाई किया तो सेंट्रल गवर्नमेंट में आप कहीं भी जाकर प्राइमरी की मास्टर और जूनियर और टीजीटी के मास्टर बन सकते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? नौकरी का तो ऑप्शन ही ऑप्शन है, बट हम वहाँ तक इसलिए नहीं पहुँच पाते हैं क्योंकि हम उसके प्रति ज़्यादा जागरूक नहीं होते हैं। हम उसके प्रति ज़्यादा जागरूक ही नहीं होते हैं। और एक बार अगर आप तैयारी कर लिए और एग्ज़ाम की ये लाइन लगी हुई है, इतने एग्ज़ाम के यहाँ हैं कि आपको चैन से बैठने ही नहीं देंगे, आप आलसी हो ही नहीं पाएंगे। अब आप एग्ज़ाम देते देते रहेंगे, वही दिन आपका एग्ज़ाम निकल भी जाएगा। लेकिन आप 2-3 एग्ज़ाम पकड़ के बैठे रहते हैं। परिणाम क्या होता है, एक एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, फिर अगले वाले उसी एग्ज़ाम का इंतज़ार करे रहेंगे, 2-3 एग्ज़ाम देते रहेंगे, बाकी का इंतज़ार तो आप करते नहीं और फिर आलसी हो जाते हैं। और जब आलसी हो जाते हैं तो पढ़ी हुई चीज़ क्या हो जाती है, भूल जाती है। और वही हर जगह खेला, मैथ रीजनिंग जीएस हिंदी, मैथ रीजनिंग जीएस हिंदी। बस उतार चढ़ाव कहाँ होता है, 20% 22% ऊपर नीचे उतार चढ़ाव होता है। तो मुझे लगता है कि आज मेरी बातें आप लोगों को पूरी तरीके से कंप्लीट में समझ में आई होगी। अगर और कुछ विशेष रूप से जानना चाहते हो तो आप मुझे लिख कर दीजिए और फिर पूछने का प्रयास करिए कि मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आई। बहुत सारे ऐसे हैं कि जो पूछ नहीं पाते हैं। अगर पूछना है तो कोई क्वेश्चन करो। एनी क्वेश्चन?